नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हम जोनल अस्पताल जिला मंडी में जिला कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर पवनेश कुमार महंत जी से परीक्षा के दौरान बच्चों को क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनका निदान क्या है, इस बारे में विशेष बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी थैंक यू जी। टीवी में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि परीक्षा के दौरान बच्चों को क्या क्या समस्याएं आती हैं। आप भी किसी समय छात्र रहे हैं, तो आपने बहुत सारे हज़ारों बच्चों को तनाव मुक्त किया है, तो कैसे आप संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि कई हज़ार बच्चों से जब स्टार्ट किया, तो पहले मैं शेयर करना चाहूँगा कि इसकी प्रेरणा कहाँ से आई, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये कोई भाषण है जो हम दे रहे हैं। बिकॉज ये सब चीज़ें जो मैं कहने वाला हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। जब मैं स्टूडेंट था तो आई बिलोंग टू अ विलेज। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था और मेरा ड्रीम था जो प्री मेडिकल टेस्ट था उस टाइम पे, उसको क्रैक करने का। तो ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत महंगी किताबें खरीदने के रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत कोचिंग क्लासेस में जाने के रिसोर्सेज नहीं थे, और ये बहुत मुश्किल था। और उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली मुझे मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। मैं बीमारी से गुजर रहा था और ठीक होने के समय पे मुझे बहुत सीवियर डिप्रेशन हो गया और मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाया। और उस दौरान जो चीज़ें आज बच्चे हमें बताते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उस दौरान एक्सपीरियंस करी हैं। उस दौरान बच्चों से जब हमारी बात हुई तो हमने देखा कि उस सब चीज़ें जो आज बच्चे कंप्लेन करते हैं कि वो फोकस नहीं कर पाते हैं, वो डिस्करेज हो जाते हैं, वो सब मैंने महसूस किया। पर उनसे ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए जब मैंने सीखना शुरू किया, तो बहुत सारी तकनीकें मेरे सामने आई, और उन सब तकनीकों को लेके हम बच्चों से बात करते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों को क्या मुश्किलें आती हैं, बच्चों की मुश्किलें बहुत वेरिड हैं, बहुत सारी अलग अलग हैं। पर एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो एक ग्रुप है सिम्टम्स का जो बार बार बच्चे लेके आते हैं हमारे पास। सबसे कॉमन तो ये है कि घबराहट होती है, फेल होने से डर लगता है। अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, हमारे माँ बाप क्या कहेंगे, हमने इतनी मेहनत करी है उसका क्या होगा। कई बच्चे कहते हैं हम पढ़ तो बहुत रहे हैं, लेकिन एग्जाम का टाइम जब आता है तो हम सब भूल जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, और एग्जाम से वापस आके हमें पता लगता है कि हम तो भूल गए, हमें तो ये चीज़ लिखनी थी, अब नहीं लिख पाए। पर वापस आने के बाद उसका कोई फायदा नहीं है। कई बार वो कहते हैं कि हम पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, लेकिन किसी टेस्ट में हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हम डिस्करेज हो जाते हैं। कई बार वो कहते हैं कि हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फोकस नहीं कर पाते हैं, और हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जो पता है कि आज पढ़ना है लेकिन आज नहीं पढ़ पाते हैं, हम लोग सोचते हैं 1 घंटे बाद पढ़ेंगे, 2 घंटे बाद पढ़ेंगे, करते करते समय बीतता जाता है और वो चीज़ को टालते रहते हैं और कर नहीं पाते हैं। ये बहुत कॉमन इश्यूज हैं जो बच्चों में आते हैं, और ये नॉर्मल समस्याएं हैं। लेकिन कुछ बार अनफॉर्चुनेटली अगर हम इन समस्याओं से डील नहीं करते तो बच्चे धीरे धीरे अवसाद में जाना शुरू होते हैं। और कई बार हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो डिप्रेशन में से गुजरना शुरू कर देते हैं, जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स जिनको आना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पे जाके ये समस्या ज़्यादा खराब हो जाती है। और ये सब इश्यूज हैं जो अगर समय रहते हैं हम बात कर लें तो इनको सॉल्व किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं बच्चों को? जैसे ज़्यादा तनावग्रस्त बच्चे कैसे अपने को तनाव मुक्त कर सकते हैं, और उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं भविष्य में? पहली बात तो ये है कि जब हम बच्चों से बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये कॉमन समस्याएं हैं, और कि हर बच्चे को लगता है कि ये समस्या सिर्फ मेरे साथ हो सकती है। पर जब आप कुछ हज़ार बच्चों से बात कर चुके होते हैं तो आपको लगना शुरू हो जाता है कि एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, जो एक ग्रुप ऑफ कंप्लेंट्स हैं जो बच्चों में कॉमनली आती हैं, और इनको समय पर डील करना आसान है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर इनको समस्याओं को टाइम रहते, समय रहते अगर डील ना करें तो बच्चा लगातार एंग्जाइटी का शिकार हो सकता है। जैसे आपने कुछ समय पहले न्यूज़ पढ़ा होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो वो तो एक्सट्रीम है। बट अगर हम लोग बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने रिजल्ट्स को लेके, तो इस तरीके की चीज़ों की संभावना होना संभव है। बच्चे अपने बारे में बुरा फील करना शुरू कर देते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम खत्म होना शुरू हो सकती है, उनका कॉन्फिडेंस अपने आप में कम होना शुरू हो सकता है। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो रोकी जा सकती हैं, पर हाँ, इनका समय पर निदान होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, क्या कोई विशेष तकनीक है जिसके द्वारा हम तनाव मुक्त हो सकते हैं बच्चे परीक्षा के दौरान? हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इनसे निपटना संभव है, बिल्कुल संभव है। बहुत बार हमें जब हम बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस है, मुझ में नहीं है। हम ऐसा कह रहे हैं जैसे उसके पास कोई चीज है जो उसने उसने खरीद ली है या जो उसने किसी से ले ली है, लेकिन वो चीज मेरे पास नहीं है। कॉन्फिडेंस कोई चीज नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो क्रिएट हो सकती है। जैसे अगर मैं भी आपसे बात करूं,
और आपसे पूछूं कि आप अपनी लाइफ में कोई किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप उसके बारे में बात करें, तो आप नोट करिए कि थोड़ी देर के बाद आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा, आपको वैसे ही गुस्सा, वैसे ही चिड़चिड़ाहट होना शुरू हो जाएगी। राइट, मैंने एक सवाल पूछा और आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज होगी। एट द सेम टाइम मैं आपको कहता हूं कि आप एक ऐसी जगह के बारे में बात करें जहां जब हम स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं तो सबसे बड़ी और कॉमन स्टेट ऑफ माइंड है कॉन्फिडेंस, जिसके बारे में हम कहते हैं कि हमें जिसके बारे में बच्चे कंप्लेन करते हैं, और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जा सकता है। राइट, अगर आपने देखा तो हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड को, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, तुम डिस्करेज होके, डिमोरलाइज होके, डिप्रेस होके तैयारी कर सकते हो, या तुम जोश के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ तैयारी कर सकते हो। कौन से करना चाहोगे? हमेशा उनका जवाब होता है उत्साह के साथ। तो हम कहते हैं कि ओके, लेट्स सी, कुछ तकनीकें हैं, कुछ तरीके हैं जिनसे आप ये सब कर सकते हो। और सीखने के बाद वो पहली बार उनको समझ में आता है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ माइंड जिसको लेके वो इतनी वरी कर रहे थे कि डिस्करेज हो जाते हैं, डर लगता है, घबराहट होती है, वो सब क्रिएट की हुई है हमारे थॉट के थ्रू, और उनको चेंज करना संभव है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे गए हैं कि 10वीं और 12वीं कक्षा काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रहते हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा लाइक होते हैं, लाइक बोल सकते हैं उनको, लेकिन 12वीं कक्षा के पश्चात उल्ट हो जाता है कि कहीं कोई जाकर के बड़े पद पे बैठ जाता है, अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है, और बहुत पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते। तो इसका क्या कारण है डॉक्टर साहब? कि पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आज के दौर में जहाँ पे हम लोग जीवन में कामयाबी की बात करते हैं, तो नंबर बेस्ड जो एक हमें क्राइटेरिया है नापने का, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। रियल लाइफ सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रह गई है। आज की दुनिया में बच्चे जब आगे बढ़ रहे हैं, उनसे बहुत सारी स्किल्स की उम्मीद की जाती है, और एकेडमिक सक्सेस उसमें से सिर्फ एक है। बहुत सारे बच्चे जो हमें लगता है, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो एकेडमिकली बहुत अच्छे कर रहे थे, रियल लाइफ में वो इतना अच्छा कई बार नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ कुछ बच्चे जो एकेडमिकली अच्छा नहीं कर रहे थे, वो रियल लाइफ में जब जाते हैं वो अच्छा करते हैं। दिस डजंट मीन कि एकेडमिक सक्सेस का वैल्यू नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं जो हमारा बच्चा पढ़ाई के साथ साथ एक्वायर कर पाए, दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर देम। और जो आप कह रहे हैं कि कुछ बच्चे कैसे शिफ्ट होते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि पढ़ाई, मैक्सिमम लोग जिनसे हम बात करते हैं, एग्जाम के टाइम बहुत कॉमन समस्या है, मेरा सिलेबस ज्यादा है, मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है। तो ये मेरा सिलेबस है मेरे सामने और ये मैं हूं। अगर मेरा सारा ध्यान सिलेबस पे है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ध्यान मुझे सिलेबस करने वाले पे भी रखना पड़ेगा। अगर मैं रिलैक्स होना सीखता हूँ, अगर मैं ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करना सीखता हूँ, अगर मैं अपने टाइम को मैनेज करना सीखता हूँ, सिलेबस ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। और यही हम कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अपने आप पर भी ध्यान दें। क्या आप इनफ अमाउंट में सो रहे हैं? क्या आप सही खाना खा रहे हैं जो आपके दिमाग को नर्चर कर रहा है, या जंक फूड खा रहे हैं जो आपके दिमाग को फोकस होने से रोकता है? क्या आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्या आपका पढ़ने का तरीका सही है? अगर ये सब चीजें एक साथ सही नहीं होगी तो आने वाले समय में आपको मुश्किल आ सकती है। तो हम कहते हैं कि जब एग्जामिनेशन रिजल्ट 3 चीजों का से मिलकर बनता है। एक, आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, आप कॉन्फिडेंट होकर पढ़ रहे हैं या घबरा के पढ़ रहे हैं। दूसरी, आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ेगा तो बहुत से रिसर्च साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ ही घंटों के बाद आप जितना पढ़ा होता है 82% तक लूज कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। तो अगर आपका तरीका सही है तो वो आप वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड सही है, आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी ठीक है, और ये तीनों के बाद आपको पढ़ना भी है, राइट। और ये दोनों चीजें, जब आपकी स्टेट ऑफ माइंड और आपकी राइट स्ट्रेटेजी जब अपनी पढ़ाई में लेके जाएंगे, तो ऑफ कोर्स आप उत्साहित रहेंगे, आप और आपके कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और स्टेट ऑफ माइंड, मेरा सवाल फिर वही है, आप डिप्रेस होकर, तनावग्रस्त होकर तैयारी करना चाहेंगे परीक्षाओं की, या जोश के साथ तैयारी करना चाहेंगे? चॉइस आप पे है। अगर आप जोश के साथ, उत्साह के साथ तैयारी करना चाहेंगे तो उसके लिए तकनीक है। अगर आप, ज्यादातर बच्चे जो तनाव के साथ करते हैं, वो हमेशा अपने आप से सवाल पूछते रहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे? और जब ये सोचते हैं तो उनके दिमाग में फेल की पिक्चर बनना शुरू होती है और उससे तनाव आता है। लेकिन जो बच्चे कहते हैं अगर मैं कामयाब हो गया तो मेरी लाइफ किस तरह से होगी, क्या क्या काम है जो मैं आज कर सकता हूँ, मेरे में क्या क्या स्किल्स हैं,
क्या क्या मेरे पास क्वालिटीज है, कौन मेरी हेल्प कर सकता है। जब अपना फोकस सकारात्मक चीजों की तरफ रखेंगे, हम लोग सकारात्मक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, परीक्षा के दौरान बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए उनको? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि परीक्षा के दौरान आपका पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। जैसे जब मैं पढ़ाई की तैयारी कर रहा था, तो मैं कहा, मैं गांव का बच्चा था, मेरे पास बहुत रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं लंबे समय तक पढ़ूंगा, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे लगातार पढ़ूंगा, अब तो शायद ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आ पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक टाइम पे आने के बाद मैं बर्नआउट हो गया, और फिर मैं फोकस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। आज की डेट में साइंटिस्ट के बताते हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं जब आप रेगुलर टाइम पे ब्रेक लेते हैं। आप अगर 1 घंटे के बाद छोटा ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक, या आधे घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो आपको रिफ्रेश करता है, आपको तैयार रखता है, आपके माइंड को फ्रेश रखता है, और आपको चीजों को याद रखने में मदद करता है। जब आप लिख रहे हैं, रिवीजन करने का तरीका, बहुत से बच्चे यही करते हैं कि रिवीजन करती बार वो पैसिवली किताब को पढ़ते हैं, राइट। लेकिन एग्जामिनेशन में आप किताब नहीं पढ़ रहे, एग्जामिनेशन में आपको आंसर्स देने हैं, तो आपको एक्टिव रिवीजन भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लिख रहे हैं, किताब साइड पे रखने के बाद अपने आप से पूछें कि मैंने क्या पढ़ा, राइट, और इसमें क्या क्या सवाल थे, क्या क्या टॉपिक्स थे, क्या क्या क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ये चीज कब इंपॉर्टेंट है। और जब मैं अपने आप से खुद सवाल बना के खुद जवाब देना दिमाग में या लिख के करना शुरू करूंगा, मैं एक्टिवली चीजों को रिवाइज कर रहा हूँ, और एक्टिव रिवीजन कैन बी यूजफुल टूल। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो बच्चों को नहीं पता है, छोटी हैं, लेकिन उनका रिजल्ट इंपैक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसके बारे में ये बहुत लंबा टॉपिक है, पर बच्चों को ये याद रखना है कि वो सकारात्मक होकर पढ़ाई करें, और सही रणनीति, खासकर टाइमली रिवीजन करना और स्पेस देख के पढ़ाई के बीच में अगर वो कर पाए, तो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बिसाइड्स दैट, उनका डाइट नरिशिंग हो, जंक फूड से बचें जो बॉडी में डाइजेस्ट होने में देर लगाता है, आपको सुस्त करता है, कि बजाय वो चीज़ें लें जो फ्रेश हैं, होममेड फूड है, नरिश, जो उनकी बॉडी को नरिश करता है, उनके माइंड को नरिश करता है। अच्छे अमाउंट में नींद लें, और पढ़ाई करती बार बहुत लंबे समय तक एक साथ ना पढ़ें, ब्रेक लेकर पढ़ें, और रिवीजन रेगुलरली करते रहें। खासकर एक्टिव रिवीजन इज वेरी यूजफुल टू। अगर ये सब करेंगे तो उनका पढ़ाई जितनी वो कर रहे हैं उसका मैक्सिमम वो निकाल पाएंगे। डॉक्टर साहब, ऐसी 1-2 टेक्निक के बारे में आप सुधी दर्शकों को बताइए कि ऐसी कोई टेक्निक है जिसको करने से तनाव से मुक्त हो सकते हैं बच्चे? बहुत सारी हैं, पर जो एक जिसमें जो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, और बैठने के बाद हम हर बॉडी पार्ट को टेंस करते हैं और फिर उसको रिलैक्स कर देते हैं। इससे संबंधित कोई भी टेक्निक इंटरनेट पे आराम से उपलब्ध है, क्योंकि समय के ये शॉर्ट वीडियो में हम लोग उसको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, पर उसमें हम किसी हिस्से को, बॉडी के हिस्से को ब्रीदिंग के साथ को टाइट करते हैं, जिस महसूस करते हैं कि कितना टाइट, कि ये कौन सा हिस्सा जहाँ टेंशन लगता है, उसको रिलीज करते हैं पूरी तरह से, और पार्ट बाय पार्ट हम पूरी बॉडी को हेड से लेकर टो तक रिलैक्स करते हैं इमीडिएटली। जैसे हमारा माइंड हमारी बॉडी टेंशन से फ्री होती है, हमारे मसल्स टेंशन से फ्री होते हैं, हमारी बॉडी, हमारा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। ये वन ऑफ द टेक्निक है जो आराम से मिल सकती है आपको, अवेलेबल है फ्रीक्वेंटली, इसके बारे में जानकारी। दूसरी टेक्निक जो मैं कहता हूँ वो विजुअलाइजेशन की है। अगर आप एक टाइम पे आने के बाद जहाँ पे आप विजुअलाइज करते हैं कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं, फ्यूचर में आप एग्जामिनेशन में कैसे परफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ओलंपिक एथलीट सालों साल प्रैक्टिस करता है और अल्टीमेटली उसका परफॉर्मेंस कुछ मिनट का होता है, तो बहुत सारे ओलंपिक एथलीट्स के पास विजुअलाइजेशन कोच होता है। वो रोज आंखें बंद करके देखते हैं कि जिस दिन रेस होगी मैं अपने आप को कैसे दिखूंगा। कई बार वो लोग इमेजिन करते हैं कि सामने एक टीवी स्क्रीन लगी है और टीवी स्क्रीन पर मैं हीरो की तरह दौड़ रहा हूँ, और कैसे मेरे हाथ होंगे, कैसे मैं मूव करूंगा। इट्स लाइक अ मेंटल मूवी जो इनसाइड देखते हैं वो। और वो प्रैक्टिस करने के बाद जब एक्चुअल में जाते हैं, ये विजुअलाइजेशन की बहुत हेल्प करती है। हम स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि वो विजुअलाइज करें कि एग्जामिनेशन के दौरान वो कॉन्फिडेंट रहे, अपने आप को देखें कि एग्जामिनेशन के दौरान वो किस तरह से कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, किस तरह से वो रिलैक्स होकर कॉन्फिडेंट होकर एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। जब हम लगातार अपने माइंड को ये कमांड देते हैं तो धीरे धीरे हम लोग अपने माइंड को फोकस करते हैं ज़्यादा रिलैक्स और ज़्यादा कॉन्फिडेंट करने के लिए। इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर मैं बार बार सोचूंगा कि मैं भूल ना जाऊं एग्जामिनेशन में क्या होगा, तो मैं अपने माइंड को एक नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, जो एक मुझे तनाव देगा और दूसरा एग्जामिनेशन के दौरान मुझे एक्चुअल में सपोर्ट नहीं करेगा। सो हम एडवाइस करते हैं अगर दोनों को कंबाइन कर सकें, आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कर सकें, उसका विजुअलाइज कर पाएं, तो आप अपने आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। और नेक्स्ट, जो जैसे कि मैंने बताया, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो लंबे समय तक ना पढ़ें, ब्रेक लें बीच में।
और उसके साथ साथ अगर आप एक्टिव रिवीजन कर पाएँ, जो अपने आप से जैसे सवाल लिख के कर सकते हैं, सोच के कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन एंड मेक देयर आंसर्स, तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो। जो आपने आपने पढ़ा है आप उसको एक्टिवली रिकॉल कर रहे हो, तो आपकी रिकॉल होने की स्पीड बढ़ जाती है। बिसाइड्स दैट आप एग्जामिनेशन पैटर्न को जरूर देखें। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, मैं कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा था क्योंकि मैंने पूरा साल पढ़ने के बाद ये नहीं देखा कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछा क्या जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 महीने पढ़ाई करने के बाद जब मैं टेस्ट में गया तो मैं फेल हो गया, क्योंकि टेस्ट में आधा टेस्ट डायग्राम्स का आता था और आधा टेस्ट लिखने का आता था। तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि उसमें डायग्राम्स आते हैं, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैं फेल हो गया, हालांकि मैंने पढ़ा बहुत अच्छे से था। तो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जाता है, अगर आपको उसका समझ हो और आपको उस तरीके से आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत सी चीजें मिस होने से बच जाएंगे एंड यू कैन डू बेटर। तो सर अंत में अभिभावकों को और बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभिभावकों के लिए संदेश, प्लीज 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 बच्चों को सपोर्ट देना, मोटिवेट करना एक बात है और बच्चों को डराना दूसरी बात है। मैं अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऐसे बच्चों को देखता हूँ, जो एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा मैं तो सारी उम्र सब्जियां बेचूंगा। मैं कि ये कहां से सीखा? 10-11 साल का बच्चा, उसने कहा मेरी माँ ने कहा था कि अगर तू फेल हो गया पेपर में तो तू सारी उम्र सब्जियां बेचेगा और तू सब्जियों का ठेला लगा के गली गली घुमा करेगा। इस तरह की विजुअलाइजेशन किसी भी तरीके से बच्चे के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी समय बच्चा किसी बीमारी की वजह से, किसी चीज की वजह से फेल हो गया, वो अपने आप से कम उम्मीदें करेगा। अपने बच्चों को इस तरह की नेगेटिव मोटिवेशन से हमेशा बचा के रखें। बी देयर फॉर देम। किसी भी अभिभावक की नीयत गलत नहीं होती है, पर ये तरीका बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करें, हमें विश्वास है आप कर सकते हो, सपोर्ट करें, जो फिजिकल उनको सपोर्ट की जरूरत है उस दौरान एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट करने से बचें, क्योंकि ये बच्चों का जो रिजल्ट्स है उसको बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। हमने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन पेरेंट्स की इतनी सारी एक्सपेक्टेशन जो कई बार अनरियलिस्टिक थी, उन्होंने इतना टेंस कर दिया कि एग्जामिनेशन के दौरान बच्चे अच्छा नहीं कर पाए। वो मोटिवेट रखें, सपोर्ट करें, ऑफकोर्स उनको चैलेंज करें टू बी बेटर, बट देयर इज अ लिमिट। चैलेंज करने और एक्सट्रीमली स्ट्रेस आउट करने में एक फर्क है। उस चीज को समझें और उनके साथ रहें। आपका बच्चा स्मार्ट है, आपका बच्चा इंटेलिजेंट है। जब हम इस उम्र के थे तो हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस, इतनी समझ, इतना एक्सपोजर नहीं था। विद राइट गाइडेंस वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अपने बच्चों के लिए हमेशा याद रखें, आपका बच्चा जोश के साथ, उत्साह के साथ तैयारी कर सकता है, या आपका बच्चा नकारात्मक तरीके से स्ट्रेस होकर तैयारी कर सकता है। गिवन अ चॉइस, हम चाहेंगे हमारा बच्चा उत्साह के साथ, जोश के साथ, प्रेरित होकर काम करे। वो हमारा पर्पस है एज अ टीचर, एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, और बच्चों के लिए एज अ स्टूडेंट। हम यही चाहेंगे और ये संभव है अगर हम सब कोशिश करें। आजकल परीक्षाओं का दौर है और डॉक्टर परवनेश कुमार महंत जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है।